Hello बच्चों, I hope you all are fine and welcome to Learning Mantras. I am Harshita Gera. So as you all know, Learning Mantras started Saksham batch for class 12. So in today's lecture, we will discuss about nature and significance of management, chapter 1 of class 12 business studies. एंड अगर आपने अभी तक लर्निंग मंत्रास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दीजिए ताकि सारी ही अपडेट्स आपको इस चैनल से रिलेटेड सबसे पहले मिले। एंड अगर आपको इसके फ्री PDF नोट चाहिए तो आप लर्निंग मंत्रास के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर की मैं आपके पास 3 लेक्चर्स दूंगी। इन 3 लेक्चर्स में हम ये चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So before starting the chapter, I want to discuss about the content as per latest CBSE syllabus with you. So there are total 5 topics. First is management, जिसमें हम उसके कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। देन है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसमें हम मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट सच में क्या है, क्या वो साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। उसके बाद हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस एंड देन कोऑर्डिनेशन, जो कि लास्ट टॉपिक ज़रूर है इस चैप्टर का बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग से कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो अगर हम जनरल लैंग्वेज में हमने मैनेजमेंट सुना है लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग या अगर हम कोई हमसे पूछ ले कि इसकी डेफिनेशन क्या है तो हम इसकी डेफिनेशन भी नहीं बता पाएंगे, ना ही मीनिंग बता पाएंगे। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मैनेजमेंट अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ achieving goals and objectives effectively and efficiently। तो यहाँ पे आपने देखा होगा प्रोसेस, इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी हम इन 3 वर्ड्स को अगर साइडलाइन करते हैं और मैनेजमेंट की एक नॉर्मल मीनिंग इस डेफिनेशन से समझना चाहें तो वो ये होगी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, काम को पूरा करवाते हैं दूसरों से। यानी कि मैनेजमेंट जो होता है, आपने मैनेजर का काम सुना ही होगा। जो एक मैनेजर होता है वो क्या, वो खुद सारे काम कंपनी का कर रहा होता है? नहीं, उसका काम ये होता है कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठता है और अपने अंडर जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें डायरेक्ट करता है, उन्हें सिर्फ बताता है कि काम कैसे करना है, खुद नहीं करता है। तो मैनेजमेंट इसलिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दूसरों द्वारा काम को पूरा कराते हैं और अचीविंग गोल। ठीक है, तो मैनेजमेंट किया ही क्यों जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, कोई गोल होगा, उसे पूरा करना है, लेकिन 2 क्राइटेरिया में, एक इफेक्टिवली और एक इफिशिएंटली। अब ये क्या है, लाइए इन्हें अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट में मैंने कहा था कि 3 वर्ड्स यहाँ पे आपको हाईलाइट दिखेंगे और आप अपनी बुक में भी इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो पहला है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, यानी कि मैनेजमेंट में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके एक अच्छी मैनेजमेंट को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये POSTC क्या है, उन प्रोसेस की शॉर्ट फॉर्म है जो कि आपको लर्न होनी चाहिए। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। तो इन सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके ही मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है। उसके बाद है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? ठीक, इफेक्टिवनेस इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को पूरा करना, ठीक, बस हम समय पर ध्यान देकर काम को पूरा करना। इसका मतलब कि हम इफेक्टिवनेस में केवल इंपॉर्टेंस देते हैं टाइम को, कि अगर हमारे मैनेजर ने हमें टाइम लिमिट 2 घंटे दी है तो हम उस 2 घंटे में उसे काम पूरा करके देंगे, जिसमें हम कॉस्ट का बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते, यानी कि हम पैसों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, बस काम समय में हो जाना चाहिए। इसमें ये इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस। आगे क्या, टू अचीव एंड रिजल्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिवनेस का, कि ये एंड रिजल्ट पे फोकस करता है। यानी कि हमें अगर मैनेजर ने कहा है कि हमें 2 घंटे में काम पूरा करके देना है तो हमें सिर्फ वही मतलब है कि हमें 2 घंटे के एंड तक काम को पूरा करना है। और क्या होता है, मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क। ठीक, तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमें सही काम करना है। अगर अब हम इफ़िशियंसी की बात करें, ठीक, इफ़िशियंसी क्या होती है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर।
तो इफ़िशिएंसी का मतलब होता है कि हम काम को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन साथ में हम कॉस्ट को भी क्या होगा ध्यान में रखेंगे कि हम कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो जाए। तो इसलिए हम अच्छी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे और कॉस्ट यानी कि पैसों पर भी ध्यान देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि काम को हम ऐसे तरीके से पूरा करें कि वो समय में भी पूरा हो जाए और ज़्यादा पैसे भी ना लगे। तो अच्छी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना। और इसका मेन कंसिडरेशन होता है डूइंग द टास्क इन राइट वे। तो यहाँ पे आप मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा था इफेक्टिवनेस में डूइंग द राइट टास्क और इफ़िशियंसी में लिखा है डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही काम को करना, बल्कि इफ़िशियंसी का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना, कि उसमें कोई भी रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। अब अगर हम बैक टू मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ें तो अब हमें और अच्छे से क्लियरिटी मिलने वाली है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वो 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं और काम को पूरा करते हैं दूसरों द्वारा इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं? इंपॉर्टेंट होती है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये क्या होते हैं? एक ही कॉइन के दो क्या होते हैं? फेसेस होते हैं। ठीक, तो सिंगल कॉइन के 2 फेसेस होते हैं और अगर ये दोनों चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पर अगर ना मिले तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सक्सेसफुल फ्यूचर में नहीं हो पाती है। तो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली भी है, यानी कि वो काम को समय में भी पूरा कर रही है, और एफिशिएंटली भी है, यानी कि वो काम को समय में तो पूरा कर ही रही है, साथ साथ वो रिसोर्सेज की वेस्टेज होने से भी बचा रही है और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रही है। एग्ज़ाम में आपसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो यही पॉइंट्स को आपको अलग अलग पॉइंट्स में दोनों का डिफरेंस बना के लिख देना है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अपने डाउट्स को। अब हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चाहे एग्ज़ाम में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाए, चाहे आपको फीचर्स पूछ लिए जाए, तो वो यही होते हैं। ठीक, तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फीचर क्या हैं, उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट, जो है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि अभी अगर हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है? कोई गोल को, कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो वो किस चीज़ को मैनेज करने वाली? तो मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले गोल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मैनेजर का यही काम होता है कि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को क्या करे? पूरा करे। अब ये होगा कैसे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का काम तो सिर्फ एक कुर्सी में बैठ के सब लोगों को डायरेक्ट करना है, और जो उसके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के भी कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हर कोई अपने ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना चाहेगा और मैनेजर की ड्यूटी होगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो कि वो सारे ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव की तरफ डायरेक्ट करे, यानी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे सारे ही एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाए और साथ ही साथ मैनेजर जो चाहता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल या अगर हम ले तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक, इन अ पर्टिकुलर ईयर में। अब वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको चाहिए कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं, ठीक, लेकिन एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा? एक अच्छा मैनेजर एक पॉलिसी निकालेगा या कुछ स्ट्रैटेजी बनाएगा जिसमें वो बताएगा एम्प्लॉयज़ को कि अगर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम हमें देंगे तो हम आपकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, तो एम्प्लॉयज़ 20% के इंक्रीमेंट को सुन के ज़्यादा टाइम देंगे कंपनी में और ज़्यादा समय बिताएंगे, यानी कि ज़्यादा काम होगा, और जैसे ज़्यादा काम होगा वैसे वैसे सेल भी कंपनी की क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो कंपनी की एक तरफ सेल भी बढ़ गई और दूसरी तरफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ का था कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो वो भी अच्छी तरीके से हो गया। तो यही होता है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल। सेकेंड है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, फिर चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो। यानी कि आप खुद सोचिए, आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, उसे भी कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होता है, तो अगर हम उसे इनफॉर्मल कह सकते हैं। और अगर आप एक ऑफिस में एम्प्लॉय हो, वहाँ पे मैनेजर वही काम थोड़े अलग ढंग से अपने तरीके से करेगा तो वो फॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, फिर वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है।
प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, तो इसलिए इसे हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। अब इसे थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें बाइफरकेट करके दिया होता है 3 पार्ट्स में मल्टी डायमेंशनल में। पहला डायमेंशनल होता है इसका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो वर्क को क्या करता है, मैनेज करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम एट अचीविंग गोल और टास्क टू बी अनकम्प्लीट, यानी कि काम, ठीक है। अब सेल बढ़ानी, तो सेल कैसे बढ़ेगी, काम करके बढ़ेगी, तो अब मैनेजर क्या करेगा, काम को ही मैनेज करेगा, तो ये हो गई मैनेजमेंट ऑफ वर्क की। अब ये वर्क अपने अपने तरीके से हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे अलग अलग काम भी होंगे। अब अगर हम यह एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसे कि वर्क टू बी अनकम्प्लीट इन स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, यानी कि स्कूल का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना। इन हॉस्पिटल इज़ टू ट्रीट पेशेंट, हॉस्पिटल में क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करे। और इंडस्ट्री का क्या होगा ऑब्जेक्टिव, टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज़ अनकम्प्लीट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का एम क्या होता है कि वो अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डिस्कस और कंप्लीट करें। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंसी दोनों ही क्या है, एकदम ऐसे लगते हैं एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, इफेक्टिवली में टी आता है तो टी फॉर टाइम से आप याद रख सकते हैं, और एफिशिएंसी में सी आता है, यानी कि आप कॉस्ट से उसे याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखेंगे तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल की। अब वो जो काम जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा करवाना चाहती है वो कौन करेगा, वाकई एम्प्लॉयज़ करेंगे, और एम्प्लॉयज़ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स ही तो हैं। तो अब पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट ही होता है, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो होते हैं जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। तो अब ह्यूमन रिसोर्स से तो कंपनी को फ़ायदा ही होगा ना, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भले ही सैलरी ले रहे हो, लेकिन कंपनी में वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये फर्दर दो में डिवाइडेड होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पहला होता है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड, यानी कि इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हर एक एम्प्लॉय का है उसे ध्यान में रखे कंपनी। और दूसरा होता है टेक केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि दूसरा होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है उसे भी ध्यान में रखें। थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके दोनों को साथ में चलाते हैं, और यही हो जाता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन concentrates on mixing management of work with management of people, that is deciding work has to be done, how it has to be done and who will do it। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम होगा, वो काम कैसे होगा, और वो काम कौन पूरा करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक मैनेजर कंटिन्यूसली करता रहता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो कि यहाँ मैं लिख देती हूँ। पहला होता है हमारे पास प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ये हमारे पास 5 होते हैं, ठीक। तो अब जब सोचिए एक मैनेजर ने प्लानिंग से स्टार्ट किया और वो कंट्रोलिंग तक चला गया, तो क्या वो कंट्रोलिंग के बाद बैठ जाएगा शांति से कि चलो उसने तो मैनेजमेंट पूरी कर दी? नहीं। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बैक टू प्लानिंग हमें स्टार्ट फिर से करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि थोड़ा अगर मैं आपको अभी फ़िलहाल बता दूं, क्योंकि फर्दर चैप्टर्स तो हैं ही इसके डिटेल में, तो आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी कि प्लानिंग में जो आपने ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाए थे वो हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमने सोचा था ये होगा और जो हकीकत में हुआ है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और इन दोनों में अगर कोई वेरिएशन दिखता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम फिर से दोबारा प्लानिंग करते हैं। और जब प्लानिंग दोबारा होती है तो देन फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन फिर कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसा ये क्या होता है, वर्क पूरा चलता है। देन है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट यानी कि हम किसी को मैनेज करें तो हम कभी भी किसी एक इंसान को मैनेज नहीं करते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट कब किया जाता है, जब कोई ग्रुप एक्टिविटी हो, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करने का नाम ही मैनेजमेंट होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रिजल्ट आए या बुरा रिजल्ट आए तो इसका कारण केवल एक इंसान को नहीं माना जाता, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप को माना जाता है। देन हमारे पास मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक
फंक्शन। डायनेमिक यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होना। तो डायनेमिक का मीन्स क्या होता है? टाइम टू टाइम चेंज होना। तो आपको पता ही होगा कि जो बिज़नेस होता है और उसका एक इन्वायरमेंट होता है जिसे हम बिज़नेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये भी चैप्टर नंबर 3 है, आपको डिटेलिंग में वहाँ पता चलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगी कि बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। अब वो चेंजेस से क्या होता है, कंपनी में भी इफेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन में भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैनेजमेंट को उन चेंजेस के साथ क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम डील करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट को भी अपने पॉलिसीज़ वगैरह, अपने स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। जैसे कि एनी चेंज, कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ गया, ठीक है, आप कोई ऐसी पॉलिसी आई, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ जिससे आपको अपने कंपनी के गोल को ही चेंज करना पड़ गया, तो इससे आपकी मैनेजमेंट करने का तरीका भी क्या होगा, चेंज होगा। कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कोई मेन्यू में चेंज, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इन चेंजेस में अगर कोई चेंज हो जाता है तो मैनेजमेंट को भी क्या होता है, वो टाइम टू टाइम फिर अपने आप को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है, वो चेंज थोड़ा बहुत अपने आप को कर लेता है। 7 है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट और मज़ेदार पॉइंट है कि ये मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। आप खुद ही बताइए कि कभी आपने मैनेजमेंट को देखा है, कभी आपने मैनेजमेंट को छुआ है, कभी आपने मैनेजमेंट को सुना है? ऐसा आपने कभी सुना है कि मैनेजमेंट आपको, आपकी आवाज़ आ रही हो मैनेजमेंट की, आपने कभी मैनेजमेंट को देखा हो? नहीं, आपने हमेशा मैनेजमेंट को फील किया होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप खुद ही उससे रिलेट कर पाएंगे कि आप एक गवर्नमेंट बैंक में चले जाइए, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह बने होते हैं। आप वहाँ पे क्या, आप एक डिपार्टमेंट में गए, आपने कहा कि मुझे यहाँ से चेक क्या करना है, इशू कराना है। आप कैश डिपार्टमेंट में गलती से चले गए, तो वहाँ पे वो कहेंगे कि हाँ हम कैश लेते हैं, हम यहाँ चेक नहीं लेते। आपने उनसे पूछा कि चेक का काउंटर कहाँ है, वो कहेंगे हमें नहीं पता। वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा हॉच पॉच होगा। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर आप एक प्राइवेट बैंक में चले जाइए, वहाँ पे आप देखेगा हर काम इतना सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई भी हॉच पॉच नहीं दिखेगा, हर कोई अपने काम को करते हुए दिखेगा, और हर एक चीज़, हर एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय की क्या होगी, फुल पूरी नॉलेज होगी कि वो कौन कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, पूरी नॉलेज होगी, ठीक है। तो आप एक प्राइवेट बैंक में गए और यही सेम सिचुएशन प्राइवेट बैंक में हुई, तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों है? वो दोनों ही बैंक है, दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों है? द मेन डिफरेंस इज मैनेजमेंट। गवर्नमेंट बैंक्स में मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो पाती ज़्यादा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपने देखी नहीं, आपने इसे फील किया। तो मैनेजमेंट होता ही क्या है, आप इसे फील कर सकते हो, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते। ये आपको फील कैसे होगा? वहाँ का काम जो भी हो रहा होगा उसमें ऑर्डिनेंस होगी, यानी कि वो एक ऑर्डर से हो रहा होगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा होगा, और कोऑर्डिनेशन होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि हर एक इंसान को दूसरे इंसान की खोज खबर होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन होगा उनके वर्किंग इन्वायरमेंट में। ये दोनों ही चीज़ों को आप जब देखोगे तो आप मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली फील कर लोगे। सो आई होप आपको यहाँ तक करेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंपनी का गोल जिसे वो पूरा करना चाहेगी। तो अगर हम एक अच्छी भाषा में समझे ऑब्जेक्टिव को, तो उसका मतलब होगा ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड या आर डायरेक्शंस, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा किनारा जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी ही एक्टिविटीज़ उस किनारे तक क्या करती है, अपने आप को डायरेक्ट करती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम हो रहा होगा वो किस लिए किया जा रहा होगा, ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, ताकि वो एंड रिजल्ट जो उसे चाहिए वो मिल सके। सिंपल यही आपको याद करना है। इसके 3 टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपनी कंपनी के यही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि वो कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, यानी कि उसकी गुडविल, उसकी इनकम और उसकी ग्रोथ पे फोकस करता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हर मैनेजर एक कंपनी का पूरा करना चाहता है। उसमें पहला होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मीन्स है नॉट गेटिंग किल्ड बाय कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो नॉट गेटिंग किल्ड बाय कॉम्पिटिटर का मतलब क्या हुआ, इसे अच्छे समझिए कि हर कोई भी कंपनी हो, वो जब एक अपनी कॉम्पिटिटेड मार्केट में आती है
तो वो उस मार्केट में थोड़े समय के लिए नहीं रहने आती है, वो चाहती है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चले। तो लंबा समय क्या हो गया, उस कंपनी का सर्वाइवल हो गया, यानी कि वो अपने कॉम्पिटिटर द्वारा बंद नहीं कराना चाहती। तो ये एक ऐसा एक टर्म हमने यहाँ पे लिखा है जो कि एक अच्छा लगता है, तो आप लिख सकते हैं नॉट गेटिंग किल्ड बाय कॉम्पिटिटर, यानी कि वो एक कॉम्पिटिटेड मार्केट में आएगी तो उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो गए, तो वो चाहती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से हारे ना, ठीक है, और वो उस मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करती रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी या हर कोई बिजनेस यही चाहेगा कि उसकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तभी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी और तभी कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। तो इसलिए प्रॉफिट को भी अच्छा होना चाहिए, और प्रॉफिट अच्छा होगा तो उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये कंपनी की गुडविल में भी हेल्पफुल हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। यानी कि ग्रोथ यानी कि कोई भी कंपनी जब आती है, शुरुआत में चाहिए उसके एक ही क्यों ना ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, उसका एक ही ब्रांच हो, लेकिन वो फ्यूचर में चाहती है कि उसकी ब्रांचेस का क्या हो, बहुत फैले उसकी ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो वो कैसे, उसके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स में इंक्रीज़ होगा तो हम कहेंगे कि कंपनी ग्रोथ में, उसकी सेल में इंक्रीज़ होगा तो हम कहेंगे कंपनी ग्रोथ में, उसके एम्प्लॉयज़ में इंक्रीमेंट होगा तो हम कहेंगे कंपनीज़ क्या कर रही है, ग्रोथ में कर रही है। उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव। कंपनी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब क्या होता है, इसके 5 ऑब्जेक्टिव से सिंपल है कि सोसाइटी से ही वो रिसोर्सेज को लेती है, तो इसलिए उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी को कुछ रिटर्न में भी दे, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, यानी कि पहला क्या है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देना और सही दामों पर देना, सिविक एक्टिविटीज़ पे कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, यानी कि कुछ अच्छे पार्क्स वगैरह बना देना, कुछ आप अच्छे छोटे मोटे स्कूल खोल देना, ठीक है। इकोनॉमिक वेल्थ में वो क्या करती है, जनरेट करे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या करे, वो जनरेशन करती है, यानी कि वो सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, काम प्रोवाइड करती है। और दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कभी कभी हमने देखा होगा गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसी ऐसे निकालती है कि अगर इंडस्ट्रीज बैकवर्ड सेक्शन में होगी तो उन्हें ये फ़ायदा होगा। वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि जब इंडस्ट्री कोई बैकवर्ड सेक्शन में जाएगी, यानी कि कोई ऐसे विलेज वगैरह में सेटअप होगी, तो वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। फिर हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। एक एम्प्लॉय के लिए उसके क्या ऑब्जेक्टिव है जो वो चाहता है कंपनी पूरा करे। पहला है एडुकेट सैलरी, यानी कि उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सैलरी सही नहीं देंगे तो क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सेकेंड है अच्छी कंडीशन दीजिए उनको वर्किंग करने के लिए। पीयर रिकग्नाइजेशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी बेइज्जती ना करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि समय समय पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि उन एम्प्लॉयज़ का क्या हो, उनकी स्किल्स क्या हो, पॉलिश्ड हो पाए। एंड थर्ड है एंड लास्ट हमारे पास सोशल रिकग्नाइजेशन, यानी कि हमें अच्छा कंडीशन देना है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है और उनकी जो भी सोशल नीड है उन्हें भी ख्याल में रखते हुए हमें ये सारे ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो ये लेक्चर यही तक का था। सो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग मंत्रास, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।